हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर इतिहास जो कि एक बिल्कुल से सीक्वेंस से चल रहे थे, बिल्कुल आपके हर एक टॉपिक के अनुसार चल रहे थे, है ना। और बेहतर तरीके से आपकी क्लास चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास नंबर 3 है। इसके पहले जो आपके वीडियो बने हैं वो आपको प्ले लिस्ट में आपको बन जाएंगे। हर एक टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले एक सीरीज हमने चलाया था जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके थे, वो हमने भी कंप्लीट करवा दिया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर होंगे। और अपनी तैयारी थोड़ा सा स्पीड दीजिए, अपनी तैयारी को जान थोड़ा दीजिए ताकि वो थोड़ा सा बढ़े आगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के समय आपको समस्या ना हो। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव सभी को, जय हिंद। चलिए, जय महाकाल, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18। कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो चलिए बताइएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो ये आपके कहाँ पर दिए थे। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। 18 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर बताइए कौन सी हुई थी बौद्ध संगीति। चलिए देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी कि नहीं हुई थी ये तो आपको मालूम है, राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। और ये आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी 483 में, है ना, 483 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद जो नंबर आता है भाई वो आता है वैशाली में। वैशाली में दोस्तों, यहाँ पर वैशाली में, है ना। और यहाँ पर अगर अगला पॉइंट पूछा जाए तो आपके पाटिलपुत्र में तीसरी वाली हुई थी, है ना, पाटिलपुत्र में तीसरी वाली हुई थी, ये अशोक के समय हुई थी। और यहाँ पर कुंडल वन जो कि आपकी कश्मीर में है, और ये वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी जो कि चतुर्थ वाली थी। मतलब ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, राइट हो गया है। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके शासन काल से संबंधित है। दोस्तों राजगृह जो आपका है इसमें जो आपका था आजाद शत्रु, ठीक है, किसके समय की बात है? तो आपके आजाद शत्रु के समय की बात है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो वैशाली है, वैशाली ये कालाशोक के समय की बात है। किसके समय? कालाशोक के समय। क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कालाशोक के समय। इसके बाद आता है यहाँ पर पाटिलपुत्र अशोक के समय, है ना, किसके समय? तो आपके अशोक के समय, अशोक के समय हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका बच्चा क्या है? कुंडल वन, कुंडल वन कनिष्क के समय। किसके समय? तो आपके कनिष्क के समय। तो बस इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? चलिए देखिए 20 नंबर की अगर बात करें तो स्यादवाद एक प्रकार से एक दर्शन है और ये जैन धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्यादवाद जैन दर्शन के अंतर्गत ये किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने के लिए ये एक सिद्धांत होता है। तो ये ऑप्शन है आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? चलिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 में देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कुषाण काल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों भी विश्वास करते थे। तो ये बताइएगा कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म दोनों ही विश्वास किस पर करते थे? ये दोनों ही विश्वास जो करते थे वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर, मतलब जो कर्म करोगे वैसा ही आपका जन्म मिलेगा आने वाले में, है ना। तो जैसा आप कर्म करोगे तो आपको फिर कर्म भी मतलब उसी पुनर्जन्म जो होगा उसी के अनुसार होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। 23 नंबर में तीर्थकर दोस्तों ये आपकी किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। हमने बताया है कि जैन धर्म में तीर्थकर एक धार्मिक मार्ग होता है ना। तो इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। और 24 तीर्थकर हुए हैं आपके जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चलिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं इसका जो आंसर है 24 नंबर में लगभग सबका जवाब आ गया है। चामुंडा राय ने करवाया था। किसने? तो चामुंडा राय इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया जो आधारित है भाई किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे ये है ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं।
तो यहाँ पर जो दिया गया है लकुसीन, है ना, क्या दिया है, लकुसीन ने सिद्धांत जो दिया है पाशुपत का दिया है, पाशुपत का यहाँ 3 हो जाएगा। नागार्जुन ने जो दिया है वो दिया है शून्यवाद का, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। भद्रबाहु ने जो दिया है वो आपके जैन से संबंधित हैं, और गोसाल्य हैं तो आपके आजीवक संप्रदाय अर्थात आजीवक से हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बन गया आपका, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1, तो देखिए कोई ऑप्शन मिल गया है 3 2 4 1, 3 2 3 2 4 1। देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है आपका राइट हो रहा है, कौन सा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल से आ गया है, लेकिन भाई आप लोगों ने अपना सपोर्ट नहीं दिया है, है ना। आप लोग भाई चैनल को सपोर्ट करिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सोल्व कराते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समस्या नहीं होंगी, है ना। तो सब लोग भाई लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगने लगे, है ना। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे वामन पुराण में शैव संप्रदाय, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे प्राचीन की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, ये है आपका आंसर पशुपत। ये पशुपत जो आपका दिया है ये संप्रदाय शैव में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, नोट करिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, इसमें देवकी पुत्र और जो अंगिरा के जो शिष्य के रूप में यहाँ पर वर्णन मिलता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। चलिए, लिंग पूजा का पहला जो प्रमाण मिलता है कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है मत्स्य पुराण। दोस्तों याद रखिए मत्स्य पुराण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवतारवाद का प्रथम उल्लेख में से कहाँ मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है आपके ऑप्शन सी भगवत गीता में। किस पर है, भगवत गीता इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया। चलिए, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव जो है ये किस समय प्रचलन में आया, तो यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, पाणिनी काल में। कब आया था, पाणिनी काल में। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, पाणिनी काल आपका बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो चलिए बताइएगा, वैष्णव धर्म से संबंधित जो कृष्ण रहे हैं ये किससे संबंधित रहे हैं, तो ये आपके वृश्ची वंशी से। किससे, तो आपके वृश्ची संबंधी। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है, यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हमने तो यादव पढ़ा है ना, आप लोगों ने यही होगा यादव वंशी, क्यों भाई ऐसा आ रहा है कि दिमाग में। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाई, जिसके दिमाग में यादव वंशी आ रहा है तो यादव वंशी कोई पूरा वंशी नहीं था, इससे शॉर्टकट में बोल देते थे वो लोग, लेकिन शुद्ध जो होता था वो होता था वृश्य यादव, क्या वृश्य वंशी यादव कुल, क्या बोलते थे, वृश्य वंशीय यादव कुल, ये बोला जाता था पूरा का पूरा नाम, ठीक है ना। इनके जो कुल का नाम था, पूरा नाम था वृश्य वंशीय यादव कुल, क्योंकि काफी लोगों को दिमाग यादव आया होगा, लेकिन वो आपके हैं कहाँ से, वृश्य वंशीय यादव कुल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया। दोस्तों 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, ये है आपके हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। चलिए, कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका मत मयूर, क्या है, मत मयूर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। दोस्तों अलवार संत की अगर बात करें तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये जो आपका दिया गया है तिरुज्ञान, ये तिरुज्ञान अलवार संतों में नहीं था। अदर वहीं पर आपका पोएगई, पूडम और तिरुमंगई ये आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती जो प्रतीक है किसका है।
आपको थोड़ा सा ये टॉपिक कठिन लग रहा होगा, 2-4-10 क्वेश्चन आपके हैं जो कि धर्म से हैं, जैसे भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है। और जनरली अगर 20 क्वेश्चन पढ़ोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा और एग्जाम में भी पूछा गया होगा। तो 5 नए मिलेंगे तो आपको 5 कम से कम ऐसे मिलेंगे जो भूल रहे होंगे, और 10 आपका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का जो प्रतीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग कहा जाता है। ठीक है, देव और शक्ति का योग होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नयनार कौन थे? तो नयनार ये थे शैव धर्मानुयायी थे। क्या थे? शिव भक्त के, ये भक्त संत थे शिव भक्त के। तो यहाँ पर आंसर आप बताएंगे बी नंबर। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक पूछा गया है तो 12 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। याद रखिए, कृष्ण हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, है ना, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से। यहाँ पर देखो दिया गया है कृत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कृत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। ठीक है, कल की जिसे कहते हैं कल की युग। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अरब से बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था तक्षशिला का। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आधुनिक वेश नगर है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ये मिलता है पाणिनि के अष्टाध्याय में। किसमें मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप हो जाएगा वासुदेव कृष्ण से। तो दोस्तों ये आपका जो थोड़ा टॉपिक था, एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ टॉपिक आपने पढ़ा था, कुछ आपने नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि कभी बुरे दिन आते हैं, कभी अच्छे, कभी क्वेश्चन सरल होते हैं, कभी कठिन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने ये हो गए। अब आपका टॉपिक आ गया है अगला, जो कि यहाँ पर महाजनपद काल से आ गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है तुरंत ही। 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों मिलता है आपके आगुंतर निकाय में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है ईसवी पूर्व की 6वीं में। क्या? ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद होगा कि प्रथम मगध साम्राज्य जो कि हर्यक वंश के शासक बिंबसार, है ना, इसका आंसर आपका बी। क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो ये थी अहिछत्र। क्या था? अहिछत्र। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पांचाल हिमालय से लेकर गंगा के उत्तरी तट तक फैला था दोस्तों, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है तो आप कहेंगे वैशाली है ना। यहाँ पर दिया गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या है? अगर शहर पूछ ले तब आप काशी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र जो आपका है दोस्तों ये वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मगध की राजधानी कौन सी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए भाई, मगध की राजधानी इनमें से कौन थी? 5 नंबर है। तो 5 का ऑप्शन है आपका गिरिव्रत, जिसे हम लोग राजगिरा भी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चेद वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ये आपके कलिंग से संबंधित था। कहाँ से? कलिंग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है दोस्तों। क्या घुमाया गया है? कह रहा है कि राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर पिता थे, फिर पुत्र था, फिर इसके बाद पुत्र था, तो यहाँ पर पुत्र ने भी इसको मारा और इसने इसको मारा। बात हो रही है बीच वाले को, तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा बी नंबर, अजात शत्रु हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? अजात शत्रु। और अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम पूछ ले कि यहाँ पर अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुड़िक। क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कुड़िक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुड़िक किसका नाम था, तो इसके बचपन का नाम कुड़िक था। ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, महापद्मानंद। महापद्मानंद ये सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अभी अभी हमने आपको बताया, पूरी संगीतियां बता दिया था। यहाँ पर काला शोक है ना, किसके समय? काला शोक है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, अस्मक। ठीक है, अस्मक है। और ये वर्तमान में देखा जाए महाराष्ट्र का क्षेत्र में आता है, गोदावरी के नद में तट में था, और दक्षिण भारत में यही आपका महाजनपद भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटिलपुत्र के संस्थापक पूछा है, तो 11 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा उदयन। कौन था? उदयन। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? चलिए, सिकंदर के साथ भारत में दोस्तों देखिए, निर्याकस आया था, आर्ने सिक्रस्ट आया था, अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन डायमेकस नहीं आया था दोस्तों। याद रखिए, डायमेकस इसमें से नहीं आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको और नाम दिया जाता है क्या? अवंतिका हो गया, है ना। उज्जैनी भी कहते थे इसे कनक श्रृंग भी कहते थे। ठीक है, अवंतिका, उज्जैनी, कनक श्रृंग आदि नामों से जाना जाता है। और उज्जैन मंदिरों की नगरी भी कही जाती है दोस्तों। यहाँ कई तीर्थ स्थल आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो, प्रघोत जो राजा था ये किस राज्य से संबंधित था? प्रघोत राजा किस राज्य से? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कौशल महाजनपद से संबंधित थे। यहाँ पर इसका फोर रहेगा। उदयन जो संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित? उदयन। तो उदयन आपके संबंधित, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। जो प्रघोत थे, है ना, जो प्रघोत थे ये संबंधित थे आपके अवंती से। कहाँ से? अवंती से। उदयन जो संबंधित है आपके वत्स से हो जाएगा। प्रसेनजीत जो संबंधित है, प्रसेनजीत ये आपके हैं कौशल से हैं। और अजात शत्रु है आपके मगध से दोस्तों। ये इसका आंसर आपका बनेगा। मतलब यहाँ पर 3 2 4 1 3 2 4 1 दोस्तों, इसका जो आंसर है यहाँ पर 3 2 1 4 3 2, देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताइएगा कि पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी स्थापित किया। इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान जो था उसके समकालीन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, घनानंद था। कौन है? घनानंद, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो दोस्तों याद रखिए, मगध में विशाल भंडार था। कब की बात हो रही है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। लौह का भंडार दोस्तों यहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिएगा। दोस्तों 18 में जो आपका है कह रहे चिकित्सा जो लोग थे, तो यहाँ पर चरक है, सुश्रुत है और आपका वाग्य भट्ट, ये आपके जाने जाते हैं दोस्तों, जो कि त्रय के रूप में जाने जाते हैं। त्रय के रूप में मतलब ये 3 आपके महत्वपूर्ण थे, चरक, फिर सुश्रुत, फिर आपका वाग्य भट्ट। ठीक है, तो याद रखिए ये त्रय के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। 19 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चेद की थी। इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? चलिए, मगध के उत्थान के लिए सबसे प्रथम जो आपका शासक था, प्रथम शासक उत्तरदायी था दोस्तों, ये इसका नाम है यहाँ पर बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार। इसको एक प्रकार से संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है।
और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी में यहाँ पर गिरिब्रज भी रहा है, राजगृह भी हो गया, पाटलिपुत्र, लेकिन कौशाम्बी नहीं रहा है। ठीक है, कौशाम्बी इसमें नहीं आता है, तो आप बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। देखिए कालक्रम के हिसाब से पहले से बात कर ले तो दोस्तों आपको तो ये तो मालूम ही होगा कि सबसे पहले आया हर्यक वंश, है ना, आया था हर्यक वंश। फिर इसके बाद आया था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश, और इसके बाद फिर आया चंद्रगुप्त मौर्य का वंश। तो दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर में, वो आपका 23 नंबर में, 23 नंबर में नहीं 22 नंबर में, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंदवंश, नंदवंश को हराया मौर्य में, है ना। तो सही तो है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, हर्यक के बाद शिशुनाग और शिशुनाग के बाद यहाँ पर नंद, और नंद को हराया था मौर्य ने, तो आपका आंसर देखिए ए नंबर हो गया। अगला दिया गया है कि महाभाष्य लिखा गया था। महाभाष्य दोस्तों इसकी रचना किया था आपके पतंजलि ने। किसने किया था, पतंजलि। इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु के वंश का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए हर्यक वंश, है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। भी बताया था कि अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था और इसीलिए से कुड़िक भी कहा जाता है ना। इसके यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें दोस्तों याद रखिएगा शिशुनाग, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में, तो आपकी शिशुनाग वंश के, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। दोस्तों नंद वंश के बाद किसका समय आया था, तो मौर्य का आया था दोस्तों, मौर्य वंश का शासन रहा था। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कहाँ पर है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण ये मिलता है तो दोस्तों कहाँ से मिलता है। यहाँ पर देखिए आपका 27 का ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, ये जानकारी देता है दोस्तों। ये 17 पंक्तियों का प्रसिद्ध अभिलेख आपका है, और खारवेल जो आपका है वर्तमान उड़ीसा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय और सबसे महान आपका सम्राट था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। दोस्तों यहाँ पर बताना है जीवक, और ये संबंधित था, ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबसार हो जाएगा, बिंबसार। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की, तो अंग महाजनपद की। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। ये अंग पड़ता है आपके बिहार के भागलपुर और मुंगेर के जो है आधुनिक जिले में शामिल है। मुंगेर के आधुनिक जिले में ये शामिल है, और ये बिहार के भागलपुर में और मुंगेर के आधुनिक जिले में भी शामिल है। तो ये आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। महाजनपद दिया है और राजधानी दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो कुरु है, कुरु, तो कुरु आपके महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी, है ना, इंद्रप्रस्थ थी। फिर इसके बाद देखा जाए तो पांचाल राजधानी थी आपके अहिछत्र हो जाएगा। कौशल की अगर बात करें तो श्रावस्ती हो जाएगा, और वत्स की बात करें तो आपके कौशाम्बी। दोस्तों वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस टॉपिक से अगर पूछा जाता है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मिलान करने के लिए पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है अजातशत्रु के बारे में। ठीक है ना, तो इसका मिलान करेंगे तो क्या बन गया, 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, है ना, 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4। हाँ, डी नंबर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक आपकी स्टार्ट हो गया मौर्य काल। दोस्तों क्या टॉपिक हो गया है, तो आपका मौर्य काल यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। चलिए भाई बताइएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया वो किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सैंड्रो कोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी। चलिए भाई, सैंड्रो कोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने किया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर है, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर तक्षशिला। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अवंती प्रांत में काफी दंगे हो रहे थे, है ना, तो वहां पर कह सकते हैं कि उसको रोकने के लिए भेजा था। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर तक्षशिला भेजा था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात दोस्तों याद रखिए विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार था दोस्तों, बिंदुसार है ना, बिंदुसार होगा, बिंदुसार होगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा। दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया, अभी भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि बिंदुसार ने अशोक की विद्रोह को समाप्त, है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर 5 की अगर बात करें दोस्तों, ये खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, और इसे इंडो बैक्टीरियन लिपि के रूप में भी जाना जाता है। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत पूछा गया है दोस्तों, 6 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, मेगास्थनीज था। क्या मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त सभा में दोस्तों एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दिया था। कितने साल, तो 4 साल तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, कह रहे सारनाथ स्तंभ का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। किसने, अशोक ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। अशोक का नाम जो आपका उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिए मास्की का लघु शिलालेख में, मास्की के लघु शिलालेख में इसका मिलता है दोस्तों। इसका जो आंसर आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व को एकत्रित करने से संबंधित दोस्तों था, इसे कहते थे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसे कहते थे समाहर्ता। क्या बोलते थे, समाहर्ता कहते थे दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाग एवं बलि थे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहे भाग एवं बलि जो थे दोस्तों ये किसके अंग थे या क्या थे। तो यहाँ पर 10 नंबर आपको जवाब देना है कि भाग एवं बलि ये क्या थे। 10 का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्व का स्रोत है। क्या है, ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे प्राचीन काल में, ये राजस्व के होते थे, क्या स्रोत हुआ करते थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 11वां नंबर दिया है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनसे संबंधित कौन सा है। चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है संगम राज्य के बारे में, तो ये है दोस्तों आपका सेकंड, और ये जो आपका दिया गया है 13वां। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो 12 का ऑप्शन देखिए लगभग सबका जवाब सही होगा, राजनीतिक जीवन पर था। किस पर, राजनीतिक जीवन पर था। यहाँ पर हमने बताया भी था कि जो इन्होंने एक ऐसा सेना के लिए ऐसा सिस्टम बना के रखा था कि अगर सो रहे हैं, अगर इनकी सेना पूरी सो रही है तो सोते हुए अगर बोले कि नहीं आक्रमण हो गया है, और आक्रमण हो गया है, तो वो क्या करते थे, बोलते थे कि ये वाला जो ग्राफ है उसको निकालिए, उसी के अनुसार सेना सजा दीजिए, बस ऐसा सिस्टम था। चाहे इतना खतरनाक मतलब विपक्षी रहा हो, लेकिन ये मतलब ऐसा चार्ट बना दिए थे कि सेना को कैसे सजाना है, इतना कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। दोस्तों 13 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका उपगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपगुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये बौद्ध भिक्षु था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। शासक दिया गया है दोस्तों, और दिया गया है उपनाम दिया गया है। ठीक है, शासक और उपनाम दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर में देख लेते हैं क्या आपका सही हो सकता है। तो देखते चंद्रगुप्त जो दिया गया है, चंद्रगुप्त ये आपका सैंड्रो कोर्स इसका उपनाम था। बिंदुसार का दोस्तों क्या नाम था, तो आप कहेंगे अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जानते थे। अशोक की बात करते हैं दोस्तों, इसे प्रियदर्शी कहते थे दोस्तों। अभी 2022 के एग्जाम में पीईटी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। और अगला है चाणक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर विष्णुगुप्त। तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो आपका बन रहा है आंसर कौन सा भाई, क्या आंसर आपका बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 2 3 1 4, 2 3 4 1, 2 3 1 4, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था।
अशोक के समकालीन एक राजा था दोस्तों जिसका नाम है तुरमय। ये राजा कहाँ का था दोस्तों? 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, ये मिस्र का हुआ करता था। कहाँ का? ये मिस्र का राजा था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये महल बना था दोस्तों, याद रखिए लकड़ी का था दोस्तों, याद रखिएगा इनका महल लकड़ी का था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, लकड़ी का हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टालमी सेकंड फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, वहां का कहाँ का शासक था? चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है 17 नंबर में, वो भी हो जाएगा मिस्र का दोस्तों। याद रखिए कि जो टालमी है ना सेकंड फिलाडेल्फस, ये किसके साथ मतलब जिसके साथ अशोक के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे, ये मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 का जो ऑप्शन दिया गया है, 18 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में है। इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 19 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपकी बिंदुसार के समय बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण जो मिलता है कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका प्रमाण जो मिलता है वो आपके देवनामप्री की उपाधि से मिलता है कि जो अशोक था ये बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखता था। मतलब इसका जो प्रमाण मिलता है देवनामप्री से, जो उपाधि थी इसी से पता चलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली है वो आपकी कहाँ से मिली है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा आपके कालसी से। कहाँ से? कालसी से हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो दोस्तों देखिए चोल का भी है, पांड्य का भी है, सतीय पुत्र है, लेकिन सातवाहन का उल्लेख आपका नहीं है दोस्तों। सती पुत्र दिया है ना, तो सती युक्त हो जाएगा। चोल दिया है, पांड्य दिया है, सातवाहन, लेकिन सती युक्त जो दिया है ये इसका आपका उल्लेख नहीं है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सी कर लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है ये कहाँ पर स्थित है? जो गुर्जरा का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम मतलब उल्लेख किया गया है, ये स्थित कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? दोस्तों मतलब जब देश संकट में आपका लड़ रहा हो तो उस समय जो खाद्यान्न था उसको सुरक्षित रखने के बारे में ये प्राचीनतम शाही आदेश दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सौगौरा ताम्रपत्र में दिया गया था। इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, सौगौरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है दोस्तों, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुराधापुर। क्या हो जाएगा? अनुराधापुर, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका 26 नंबर में बी हो जाएगा, पत्थर की पट्टियों पर। मतलब जो ब्राह्मी लिपि लिखा गया है सर्वप्रथम वो आपके पत्थर की पट्टियों पर इसका प्रथम उद्वाचन किया गया था, मतलब लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोट्स जिसे चंद्रगुप्त को कहते थे और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख मिला है दोस्तों कि आपकी जस्टिन है ना, दोस्तों याद रखिएगा किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है इनके मिलने का उल्लेख। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसमें? द्वितीय मुख्य शिलालेख। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो मास्की अभिलेख आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद होगा सुदर्शन झील, नाम सुने ना, सुदर्शन झील को ही गिरनार झील कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो एक गिरनार झील है ना, गिरनार झील को ही सुदर्शन झील कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। और झील का निर्माण खेतों में सिंचाई आदि की सुविधा के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था नीचे दी गई है भाई, इसमें से बताना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रयास करिए मिलान करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो धर्म स्थानीय है ना, धर्म स्थायी आपके है दीवानी न्यायालय से था, दीवानी न्यायालय यहाँ पर 3 हो जाएगा। कंटक शोधन का संबंध है दीवानी न्यायाधीश से है, ठीक है। ये देखिए न्यायालय है और यहाँ पर शोधन मतलब होता है न्यायाधीश से। यहाँ पर प्रदेष्टा क्या है, प्रदेष्टा, तो दोस्तों प्रदेष्टा आपका हो जाएगा फौजदारी न्यायाधीश से संबंधित है। व्यवहारिक दोस्तों ये आपके है फौजदारी न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, फौजदारी न्यायालय से संबंधित है। तो इस प्रकार से मिलान जो आपका बनेगा वो 3 1 फिर इसके बाद 2 इसके बाद 4। तो देखिए 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3 1 2 4 नहीं मिल रहा भाई, 3 1 2 4 3 1 तो वही गड़बड़ हो गया क्या, फिर से मिलान करें, फिर से मिलान करना पड़ेगा भाई, रुकिए। देखिए यहाँ पर दिया है धर्म स्थायी इसका संबंध है दोस्तों दीवानी से आ गए है ना, दीवानी न्यायालय से आ गए, चलिए दीवानी में आ गए। इसके बाद दोस्तों ये कंटक शोधन दोस्तों फौजदारी न्यायालय से, इसको हाँ यहाँ पर मिलाइए, कंटक शोधक जो आपका ये फौजदारी से है, तो नंबर लिख लेते हैं 3 और यहाँ पर हो गया 4। प्रदेष्टा का संबंध किससे है, तो प्रदेष्टा का संबंध दोस्तों ये किससे हो जाएगा, तो ये फौजदारी न्यायाधीश से संबंधित है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। व्यवहारिक का संबंध है आपकी दीवानी न्यायाधीश से है, तो 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े नहीं जाते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 4 2 1 3 4 2 1 यहाँ पर आंसर बनेगा 3 4 2 1 3 4 2 1, इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हारार स्थल से प्राप्त हुए हैं। 31 को ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा पाटिलपुत्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पाटिलपुत्र हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगली क्लास यहीं पर स्टॉप रख रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत देर से नहीं आ रही है, हमारा जो यूपीएस है वो भी जाने वाला है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कल सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं थे इसमें, लेकिन लाइट बहुत देर से नहीं आ रही है, तो फिर इन्वर्टर बोल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो यही कर देते हैं, ठीक है। कहो तो इतना और सॉल्व करवा देते हैं, थोड़े से बच्चे हैं, 1-2 मिनट एडजस्ट हो जाइए। चलिए इतना और कर लीजिए, थोड़ा सा और कर लीजिए तो पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त वाला मतलब गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। चलिए इसको मिलान कर लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन अधिकारी और वर्तमान नाम, ठीक है, मौर्यकालीन अधिकारी और मौर्य नाम पूछा गया है। चलिए मिलान करिए। यहाँ पर दिया है एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई किसे कहते थे दोस्तों, एग्रोनोमोई जो कहा जाता था ये कहा जाता था जो जिले का अधिकारी होता था, जिले का अधिकारी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। शुल्काध्यक्ष किसे कहते थे, तो ये कहा जाता था व्यवसाय एवं व्यापारक अधिकारी को। शीताध्यक्ष किसे कहते थे, तो ये कहते थे जो कृषि भूमि का अध्ययन था, ठीक है। तो मिलान करते रहिए, यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और अकराध्यक्ष जो था ये संबंधित था दोस्तों खानों का, या खानों का अध्यक्ष होता था, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 1 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आपका सी हो गया। अगला है चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, दोस्तों यहाँ पर 33 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है विष्णुगुप्त से। अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राजकोषीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित था। मतलब मौर्य काल में सीता कहा जाता था राजकोषीय या राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। बराबर की पहाड़ी की गुफा दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर में देखिएगा, कोई कोड तो नहीं दिया गया है, नहीं कोड दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि बराबर पहाड़ी गुफा 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, देखो ये आपका यहाँ पर से गलत हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का अध्यक्ष था, दोस्तों मौर्यकालीन अधिकारी मापतौल से संबंधित था दोस्तों, ये है आपका पौतवा अध्यक्ष। क्या बोलते थे इसे, पौतवा अध्यक्ष कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। मतलब कहा जाता है कि एक अभिलेख ऐसा भी था, एक ऐसा स्रोत है जिसमें दास्तां नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी मिलती है मेगस्थनीज की इंडिका से, क्योंकि मेगस्थनीज ने कहा था कि भारत में बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पर ना चोरी होती है ना कुछ होता है, घरों में लोग ताला भी नहीं लगाते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पर बताया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के स्तंभ से उस किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था। दोस्तों आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बताया भी था।
दोस्तों यहाँ पर देखिए 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर मेरठ स्तंभ है और आपका टोपरा है ना। तो दोस्तों मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा ए और बी। अगला है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है हमारे 13वें शिलालेख में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जो पढ़ा था वो किसने पढ़ा था दोस्तों। तो ये जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य काल में, क्या दिया गया है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जवाब देना है कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये गुप्त व्यवस्था से, गुप्तचर व्यवस्था जो थे इससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, मतलब अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों आ गया है जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, आपके मौर्योत्तर काल में दोस्तों। देखिए मौर्योत्तर काल में जहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं और यहां पर कह सकते हैं जल्द ही जैसे कनिष्क वगैरह यहाँ पर बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्नलिखित में से कौन था, इसका जवाब। और दूसरा दिया गया कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस शासन में हुआ था, किस सन में हुआ था। दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों 5 बजे मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।